नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रात के 9 बज गए और आपका पसंदीदा शो जनमत अब शुरू हो चुका है। आज जनमत में हम जो मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि जनमत एकमात्र ऐसा शो है जिसमें आप भी हिस्सा लेते हैं और अपने वोट के माध्यम से अपनी राय बताते हैं। चलिए बहुत जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज जनमत में हम किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। फ्लोर के माध्यम से सबसे पहले आपको बताते हैं आज जिस पहले मुद्दे पर हम जिक्र करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, वो है रेल जिहाद। दर्शकों, बहुत सतर्क होने की जरूरत है आपको। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये सब कुछ आज इस खबर में, जो पहली खबर हम डिस्कस करने वाले हैं, तमाम पर्दे आज इस खबर से हम उठाने वाले हैं। दूसरी खबर का अगर हम जिक्र करें तो दूसरी खबर होगी पंडालों पर पत्थर। जी हां दोस्तों, जिहादी पत्थरबाज जो हैं वो अब एक्टिव हो गए हैं। ना सिर्फ कावड़ यात्राओं पर, ना सिर्फ रामनवमी के जुलूस पर, ना सिर्फ गणेश चतुर्थी पर, बल्कि अब पंडालों पर भी पत्थर चलने लगे हैं। तीसरी खबर जिसका हम जिक्र करने वाले हैं वो होगी राहुल पप्पू नहीं हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन दावा कर रहा है, सब कुछ आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके बाद अगली जो खबर हम आज जिक्र करेंगे, जिसको विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, वो है सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। जी हां, सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत कुछ कहा है। किस तरह से आज पूरी कार्रवाई हुई है और क्या आज की बड़ी खबर रही है सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से, क्या कुछ बड़ी खबर निकली है, वो भी आपको बताएंगे। और आखिरी खबर जिस पर हम डिस्कस करेंगे, मैं मर जाऊंगी। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये सब कुछ आपको दिखाने जा रहे हैं। चलिए बहुत जल्दी से शुरुआत करते हैं जनमत की और सबसे पहली खबर की, जिस पर आज हमने आपसे जिक्र किया था कि रेल जिहाद। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दर्शकों, आपको अब सतर्क होने की जरूरत है। सतर्क, बल्कि बहुत सतर्क। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आपकी जान के दुश्मन बनकर कुछ लोग ऐसे हैं जो घूम रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि इस समय भारतीय रेल नेटवर्क जिहादियों के निशाने पर चल रहा है। इंडियन रेलवे को षड्यंत्र करके टारगेट किया जा रहा है, षड्यंत्र करके। दर्शकों, अब यह भी बहुत बड़ी बात है कि आज भी भारत में 80 से 90% ऐसे लोग हैं जो रेल से सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, और इन यात्रियों में आप भी शामिल हैं दर्शकों। इसलिए आपके काम की खबर के मैं बताने जा रहा हूं। ये जिहादी जो हैं इसीलिए रेलवे को निशाना बनाते हैं क्योंकि आज भी भारत में अधिकतम लोग इसी रेल से, ट्रेन से यात्रा करते हैं। और इसकी साजिश सीमा पार बैठे आतंक के कुछ आका हैं वो बनाते हैं, और उनका प्यादा बनते हैं आपके और हमारे ही बीच के वो लोग जिनकी मानसिकता जिहादी और देशद्रोहियों वाली है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको आज सतर्क होने की जरूरत है। चलिए आज उन रेल जिहादियों की साजिश को परत दर परत बेनकाब करते चलते हैं। मैं सबसे पहले एक आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। रिपोर्ट के बाद जब लौटूंगा तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम बताएंगे कि किस तरह से यह षड्यंत्र आप तक और हम तक पहुंच रहा है। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। देश भर में ट्रेनों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछली घटनाओं की जांच अभी भी चल रही थी कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में पटरी पर सिलेंडर रखकर ट्रेन को ब्लास्ट करने की और पलटने की साजिश भी अब सामने आ गई है। हरियाणा के भिवानी से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जा रही कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर के अनवरगंज कासगंज रूट पर रविवार को पटरी पर रखे सिलेंडर से टकरा गई, जिसके बाद तेज धमाका हुआ। लोको पायलट ने इसके बाद आपातकालीन ब्रेक लगा दिए। इससे ट्रेन जहां की तहां रुक गई। लोको पायलट ने बताया कि उसे पटरी पर कोई संदिग्ध चीज दिखी है, लेकिन जब तक वह ब्रेक लगाता तब तक उससे टक्कर हो गई और धमाके की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंची पुलिस को जांच में यहां से एलपीजी सिलेंडर मिला। इसके आसपास एक पेट्रोल की बोतल और माचिस भी मिली। मौके पर एक बारूद से भरा हुआ झोला भी मिला। ट्रेन पलटने की साजिश के सवाल पर पुलिस ने बताया कि उसकी साजिश की जांच सभी एंगल से हो रही है। मामले में 2 हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इन संदिग्धों से एटीएस की टीम पूछताछ करेगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई हो। इससे पहले भी देश में अलग अलग हिस्सों में पटरियों से ट्रेन की उतरने की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं में रेल परिचालन को बाधित करने के इरादे से
पटरी पर जानबूझकर भारी वस्तुओं को रखा जा रहा है। जुलाई 2024 में झारखंड के सरायकेला खरसवां जिले में मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें भी पटरी पर कुछ आवाज आई थी। 1 अगस्त 2024 को लाल गोपालगंज में ट्रेन को पलटने की साजिश के लिए पटरियों पर पत्थर और सिलेंडर रखने वाले यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया। 17 अगस्त 2024 को अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के 20 डिब्बे कानपुर और भीमसेन जंक्शन के बीच पटरी से उतर गए थे। ये दुर्घटना भी पटरी पर रखी गई भारी वस्तुओं के टकराने से हुई थी। 23 अगस्त 2024 को राजस्थान के पाली जिले में अज्ञात बदमाशों ने ट्रेन की पटरी पर सीमेंट का ब्लॉक रख दिया था। ऐसे में अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रेन से टकरा गई थी। उसके अगले दिन यानी 24 अगस्त को जोधपुर की पटरी से ही फिर से सीमेंट के ब्लॉक बरामद किए जाते हैं और अब 8 सितंबर 2024 को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस पटरी पर सिलेंडर से टकरा जाती है। हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिसमें रेल की पटरियों पर पत्थर, लोहे की रॉड से लेकर सीमेंट ब्लॉक तक रखते हुए देखा गया। कालिंदी एक्सप्रेस की घटना में तो रेल पटरी पर गैस सिलेंडर के साथ ही बोतल में केमिकल और विस्फोटक भी मिले हैं। अब इस तरीके से साजिशों ने यात्रियों के साथ साथ रेल मंत्रालय को भी चिंता में डाल दिया है। इस तरह के हादसों के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। आपको बता दें कि पिछले ही महीने एक पाकिस्तानी आतंकी का वीडियो सामने आया था। भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल पाकिस्तान स्थित आतंकवादी फरतुल्लाह गोरी ने एक टेलीग्राम वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उसने अपने अनुयायियों से दिल्ली और मुंबई की रेलगाड़ियों को पटरी से उतारने की बात कही थी। उसने हमारे देश के बुनियादी ढांचे और हिंदू नेताओं पर हमले का आह्वान भी किया था। अधिकारी उसके संदेश से जुड़ी हाल की घटनाओं पर जांच कर रहे हैं। गोरी का विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का इतिहास रहा है। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ने दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और बाकी अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर रेलगाड़ियां पटरी से उतारने की धमकी दी है। अब ऐसे में इस तरह की घटनाओं के पीछे पाकिस्तानी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। देश में इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस मामले पर कांग्रेस पर हमला बोला है। जब इधर कई बार रेल डिरेल्ड होने की बात आई, मैंने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के समय भी कहा था, ये संजोग नहीं है, ये संजोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। और ये प्रयोग है रेल जिहाद के ऊपर, क्योंकि इस बार जो कालिंदी एक्सप्रेस, इसमें तो रेल के ड्राइवर को धन्यवाद देना चाहिए। उसने हादसा होने से बचा लिया, नहीं तो सिलेंडर रखा, बगल में बारूद रखा, बगल में पेट्रोल रखा, माचिस रखा। ये रेल जिहाद है, टूल किट है। मैं आरोप लगाता हूं इस टूल किट का मास्टरमाइंड कांग्रेस समर्थक ही कांग्रेस ही है, क्योंकि इतने समय हो गया न अभी तक कांग्रेस की जुबान खुली है। राहुल गांधी की भारत के विरोध में तो खुल जाता, लेकिन इस टूल किट पर उनकी जुबान नहीं खुली। न अखिलेश यादव की खुली। क्या यात्रियों में एक भय का वातावरण पैदा करना है रेल यात्रियों में कि रेल पर ना चढ़े? ये दूसरा गोधरा कांड होने वाला था, पूरी ट्रेन में आग लगती, सैकड़ों लोगों की जान जाती। कांग्रेस की जुबान आखिर क्यों नहीं खुल रही है? क्या कांग्रेस ही इसका मास्टरमाइंड है? ये देश जानना चाहती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कौन है ये लोग जो अपने ही देश में ट्रेन हादसा करना चाहते हैं, और आखिर क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या ये 2024 में आम चुनावों से पहले सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश है? ऐसे में डर ये भी है कि ये जिहादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में सफल ना हो जाएं। इसके लिए पटरियों के किनारे रहने वाले रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जिहादी तत्वों पर लगातार नजर बनाकर रखनी होगी। और अंत में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब इन हादसों की शुरुआत हुई थी तो विपक्ष सरकार से हजार सवाल कर रहा था और सरकार की नाकामियों को गिनाने में लगा था। लेकिन जब ये साजिशें सामने आने लगी तो पाकिस्तान आतंकवादी का खुला फरमान आ गया है, तो विपक्ष अचानक से मौन क्यों हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो भारतीय रेलवे पर घात लगा रही है जिहादी जमात। दर्शकों, अब पिछले कुछ दिनों में जितने आंकड़े अभी तक निकलकर सामने आए हैं, अलग अलग जगह किस तरह से भारतीय रेल को डीरेल करने की कोशिश की गई है,
आइए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अभी तक कितनी घटनाएं सामने आई हैं और किस तरह से उनको अंजाम दिया गया है। सबसे पहले अगर ग्राफिक्स की बात करें तो देखिए, बड़े हादसे जो हैं वो 17 जून 2024 से शुरू हुए। पश्चिम बंगाल के रंगपानी स्टेशन के पास कंचनजंग एक्सप्रेस और मालगाड़ी टकराई, यहां से पहले हादसे की शुरुआत हुई है। जो हादसे हुए हैं वो बता रहे हैं, उसके बाद किस तरह से इनको डीरेल करने की कोशिश की गई है वो भी आपको दिखाएंगे। अब दूसरे अगर ग्राफिक्स की हम बात करें तो बड़े हादसे 17 जून 2024 से शुरू हुए, जहां हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई और 30 से ज्यादा लोग इन हादसों के चलते इनका शिकार हुए, इसमें घायल हुए। और इसके बाद जब आंकड़ों को अगर हम देखेंगे, नजर उन पर डालेंगे कि किस तरह से ट्रेन जो है डीरेल हुई हैं, ये पिछले एक साल की हम जो घटनाएं हैं, जो हादसे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। बड़े हादसे 2 जून 2023 को ये हुआ था उड़ीसा के बालासोर से, आप जानते हैं, जहां 3 ट्रेनों की आमने सामने टक्कर हुई थी। ये टक्कर वो हैं जो इस साल हुई हैं, वो सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। और फिर जो जिहादी जमात है जो डीरेल करने की कोशिश कर रही है, लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, वो आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। बड़े हादसे 2 जून 2023 को, इस हादसे में करीब 300 लोगों की मौत हुई थी। बालासोर में ये जो रेल हादसा हुआ था वो आपको दिखा रहे हैं। चलिए बहुत जल्दी से दिखाते हैं आपको किस तरह से साल भर की जो बड़ी घटनाएं हुई हैं और अभी हाल ही में आज तक जो घटनाएं वो भी आपको दिखा रहे हैं। अब 26 अगस्त अगली तारीख आपको बता रहा हूं, तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की बोगी में आग लगती है और 10 लोगों की मौत इस रेल हादसे में हो जाती है। मदुरई एक्सप्रेस की ये बात हम आपको बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बड़े हादसे की। तो कानपुर ट्रेन हादसे की साजिश जो है, अब साजिशों पर देखिए एक एक्सक्लूसिव खुलासा हम करने जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को जांच में यहां से एलपीजी सिलेंडर मिला है। हाल की जो घटना सामने आई है, जो हादसा सामने आया है, वो किस तरह से हुआ, उसमें क्या कुछ साजिश रही, वो आपको बता रहे हैं। इसके आसपास एक पेट्रोल की बोतल और माचिस भी मिली है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं दर्शकों कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश है, षड्यंत्र है। मौके पर से एक बारूद से भरा हुआ झोला भी पाया गया, जो दर्शाता है, जो मुहर लगाता है इस बात पे। ट्रेन पलटने की साजिश के सवाल पर भी अब खड़े हो रहे हैं। साजिश की जांच जो है सभी एंगल से की जा रही है। जो जिम्मेदार अधिकारियों को इस पूरे हादसे के बाद लगाया गया है, वो कह रहे हैं कि इस मामले में 2 हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही 10 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाएंगे, कौन थे जो इस तरह की साजिश कर रहे हैं। इन संदिग्धों से एटीएस की टीम पूछताछ भी अब कर रही है। और साथ ही अगर बात की जाए इन साजिशों को क्यों अंजाम दिया जा रहा है, 1 अगस्त 2024 को अगर बात की जाए तो मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतरे, जिनमें अगर बात की जाए तो हादसा यहां हुआ था। 1 अगस्त 2024 को लाल गोपालगंज में पटरियों पर पत्थर रखने वाले यूट्यूबर को पुलिस ने हिरासत में लिया था। 17 अगस्त 2024 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के 20 डिब्बे जो है पटरी से उतरे थे, हादसा हुआ। फिर 23 अगस्त 2024 को राजस्थान के पाली जिले में ट्रेन की पटरी पर जो ट्रेन है वो डीरेल हुई थी, उसके बाद हादसा हुआ। 24 अगस्त को जोधपुर की पटरी से फिर जो 3 बोगियां थी वो डीरेल हुई थी। 8 सितंबर की बात की जाए तो कानपुर में यानी कालिंदी एक्सप्रेस पटरी पर सिलेंडर से टकराई है। यह हाल की घटना है जो कल घटी है और इसके बाद बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है बहुत कुछ दर्शाता है। ट्रेन हादसों के पीछे आतंकवादी साजिशें, दिल्ली और मुंबई में रेलगाड़ियों को पटरी से उतारने की बात भी कही गई है, क्योंकि कुछ वीडियोस भी ऐसे सामने आए हैं। भारत के बुनियादी ढांचे और हिंदू नेताओं पर हमले का भी आह्वान उन वीडियोस में किया गया था। एक साजिश है दर्शकों, जो सीमा पार आतंकी बैठे हैं वहां से वो इस आग को जो है लगाने की कोशिश करते हैं। और हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं उनकी जमात में शामिल जो इसको और ज्यादा धुआं देते हैं। अधिकारी उनके संदेश से जुड़ी हाल की घटनाओं की जांच भी अब कर रहे हैं। जिस वीडियो का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, घोरी का विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का इतिहास रहा है। जो घोरी की जो वीडियो सामने आई है उसका बहुत बड़ा इतिहास है। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश में भी रेलगाड़ियां पटरी से उतारने की जो साजिश है उसमें वहां से तार लिंक होते हैं। घटनाओं के पीछे पाकिस्तानी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आईसिस के जो आतंकवादी हैं उनकी वीडियो सामने आई गई हैं और कहा गया था कि भारत में जो ट्रेन हैं उसको भी लेकर अब बात की जाए तो निशाना बनाने की बात हो रही है। ये जमात किस तरह से रेलवे को निशाना बना रही है ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया है।
चलिए अब पोल की बात करते हैं और पोल के जरिए आपको दिखाते हैं। जब इस पर हमने सवाल पूछा कि रेल दुर्घटनाओं के पीछे रेल जिहाद की आतंकी सोच है या नहीं, तो इसके जो परिणाम सामने निकल कर आए, 98% लोग इस बात से सहमत हैं और सुदर्शन की इस मुहिम पर मुहर लगाते हैं, जो मानते हैं कि रेल दुर्घटनाओं के पीछे रेल जिहाद की आतंकी सोच है, और 2% ऐसे लोग हैं जो ना का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, पहली खबर दर्शकों, इसीलिए हमने इस महत्वपूर्ण खबर को आपसे दिखाई है कि अब आपको सतर्क और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। अब बात करेंगे सनातन की, बात होगी हिंदुओं की आस्था की और हिंदुओं की आस्था पर चलने वाले पत्थरों की। पिछले कुछ सालों में देश में जिहादी पत्थरबाजों का गिरोह बड़े ही शातिर तरीके से हिंदू तीज त्योहारों को अपना निशाना बना रहे हैं। चाहे रामनवमी की बात हो या कावड़ यात्रा की बात, गणेश चतुर्थी की हो या दुर्गा पूजा की, टुकड़े टुकड़े गैंग के जो टूल किट हैं वो लगातार हिंदुओं पर पत्थर फेंक रहे हैं और देश का जो माहौल है उसको बिगाड़ने की साजिश भी रच रहे हैं। देश में दंगे की आग जो है भड़काना चाहते हैं। बीते दिनों सूरत के लालकोट इलाके में गणेश उत्सव के दौरान मुस्लिम युवकों ने पंडाल पर पथराव किया है। इसके विरोध में हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया है। पुलिस ने पथराव करने वाले सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पथराव का समर्थन करने वाले 27 अन्य लोगों को हिरासत में भी लिया है। वहीं अगर बात बांग्लादेश की जाए तो वहां के हिंदुओं की हालत तो किसी से भी छुपी नहीं है, आपने भी देखी है और सभी ने देखी है। चटगांव में गणेश उत्सव के दौरान पंडालों पर कट्टरपंथियों ने हिंसक हमले किए, प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया, श्रद्धालुओं को शारीरिक हिंसा से नुकसान भी पहुंचाया गया है। यह बात तो साफ है कि हिंदू समुदाय पर हो रहे इन हमलों के पीछे कट्टरपंथी मौलानाओं का जहरीला प्रचार, मजहबी उन्माद फैलाने वाले भाषण और आकाओं का संरक्षण हिंदुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत को बढ़ावा ही देना इनका मकसद है और ये जिम्मेदार भी है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि भारत में भी अमूमन हिस्सों में यही हो रहा है, क्योंकि जिहाद के प्रेम में ये लोग इंसानियत का सरेआम कत्ल करते हैं। और अब जब गणेश पंडालों पर हमले हो रहे हैं तो बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना उधर मुश्किल है। तो क्यों धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता पर चिल्ला चिल्ला कर बात करने वाले बुद्धिजीवियों ने अब चुप्पी साध ली है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं और फिर इस पर जो पोल के परिणाम आए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। अपने आकाओं की चाहत को पूरा करने और जिहाद से हूरों का सपना देखने वाले जिहादियों ने एक बार फिर हिंदुओं के प्रति उनके सीने में पलती नफरत का नमूना पेश किया है। गणेश उत्सव का रंग और हिंदुओं का आनंद शायद इनको रास नहीं आ रहा है। शायद इसीलिए देश भर में गणेश जी के पूजा पंडालों पर हमला और पथराव जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सूरत के लालगेट इलाके में गणेश उत्सव के दौरान देर रात 6 युवकों ने पंडाल पर पथराव किया। इसके विरोध में हजारों लोगों ने सड़क पर आकर प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने पथराव करने वाले सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पथराव की घटना का समर्थन करने वाले 27 अन्य लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इसी को लेकर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने वादा किया था कि सूरज उगने से पहले सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वहीं रांची के लोहरदगा में भी ये जिहादी कहां शांत बैठने वाले थे। लोहरदगा के वाल्मीकि नगर में गणेश पूजा समिति के सदस्यों पर एक स्थानीय मुस्लिम समूह द्वारा पत्थरों और बेल्ट से हमला किया गया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। साथ ही दूसरी ओर बांग्लादेश है, जहां हिंदुओं के जीवन में शांति सिर्फ एक कल्पना ही रह गई है। चटगांव में गणेश उत्सव के दौरान हिंदू पंडालों पर कट्टरपंथियों ने हिंसक हमले किए, प्रतिमा खंडित कर दी गई और श्रद्धालुओं को शारीरिक हिंसा का शिकार बनाया गया। इसी तरह ठाकुर गांव में हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। उत्पातियों ने कीमती सामान लूट लिए और पूरी बस्ती को तबाह कर दिया। खैर, ये बात तो साफ है कि हिंदू समुदाय पर हो रहे इन हमलों के पीछे कट्टरपंथी मौलानाओं का जहरीला प्रचार, मजहबी उन्माद फैलाने वाले भाषण, आकाओं का संरक्षण और हिंदुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत को बढ़ावा ही जिम्मेदार है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि भारत में भी यही हो रहा है। क्यों जिहाद के प्रेम में ये लोग इंसानियत को भूल जाते हैं और अब जब गणेश पंडालों पर हमले हो रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो रहा है, तो
तो क्यों धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता पर चिल्ला चिल्ला कर बात करने वाले बुद्धिजीवियों ने चुप्पी साध ली है? सवाल ये भी है कि इस्लामोफोबिया की बात दुहाई देने वाले अब क्यों मौन हैं? क्या अब इस्लाम का असली चेहरा देख के वो लोग खुद से नजरें मिला पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जब इसी को लेकर हमने पोल किया कि गणेश पंडालों पर हमलों के पीछे जिहादी षड्यंत्र है, तो परिणाम क्या कुछ आए वो आपको दिखाते हैं। 98% हाँ के समर्थन में लोगों ने वोट किया, तो 2% ऐसे लोग हैं जो ना के समर्थन में वोट कर रहे हैं। कहते हैं कि लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है, लेकिन अब राजनीति में भी सब कुछ जायज होने लगा है, ऐसा दिखाई देता है। चाटुकारिता से लेकर चापलूसी तक सब कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, और देखने को मिला भी है अमेरिका के टेक्सास में, जहां एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता, जो अक्सर अपने विवादित और देश विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, अचानक राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधने नजर आते हैं। लेकिन शब्दों की कमी के कारण पित्रोदा ने पप्पू शब्द को जस्टिफाई करने का प्रयास भी किया है। साथ में बैठे अपने आका के चरण चुंबन के लिए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। राहुल गांधी पप्पू हैं या नहीं, यह तो किसी से पूछा भी नहीं था, उनसे सवाल भी नहीं किया गया था, लेकिन अपनी आदत से मजबूर चापलूस अपने मालिकों को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। खैर, वो तो देश की जनता जान चुकी है और मान दोनों चुकी है कि राष्ट्रीय पप्पू कौन है, और उनकी पार्टी इन्हें अंतरराष्ट्रीय पप्पू बनाने पर तुली हुई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। राजनेता और चापलूसों का ऐसा नाता है जैसे मेघ और वर्षा का, लेकिन कभी कभी ये चापलूस अपनी चापलूसी की वजह से अपने नेता का मखौल भी उड़वा देते हैं, और ये बात कई बार सामने आ चुकी है। ऐसा ही एक बार फिर से देखने को मिला जब कांग्रेस के बड़े नेता और गांधी परिवार के पूर्व सलाहकार सैम पित्रोदा ने राहुल की किरकिरी कर दी। हुआ यूं कि पित्रोदा अमेरिका के टेक्सास में आयोजित कार्यक्रम में राहुल की तारीफों के पुल बांधने में लगे थे, और इसी दौरान उन्होंने पप्पू शब्द का जिक्र राहुल गांधी के लिए किया। सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, राहुल गांधी समझदार है और पढ़े लिखे हैं। Hoping that we will all work together and Mr. Gandhi, Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no pappu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject. And sometimes it is easy. तो सुना आपने किस तरह पित्रोदा ने राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए बीजेपी को फिर एक मुद्दा दे दिया। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी ने राहुल की प्रशंसा के लिए पप्पू शब्द बोला हो। इससे पहले कथित भारतीय अभिनेत्री और वामपंथी स्वरा भास्कर ने भी राहुल के पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया था। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में स्वरा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इस तरह की तुलना जायज होगी, लेकिन मुझे राहुल गांधी की याद आ रही है। उन्हें हर कोई पप्पू कहने लगा, इस कारण धीरे धीरे लोगों को यकीन होने लगा कि वे पप्पू हैं। अब ये तो भारत की सारी जनता जानती है कि पप्पू कौन है और चापलूस कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरह राहुल गांधी को लेकर वही विवादित बयान दिया गया है जिसको लेकर कभी वो डिफेंड किया करते। सैम पित्रोदा की जो राहुल गांधी को लेकर डिफेंड कर रहे थे कि वो पप्पू नहीं है और दावा भी कर रहे थे। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो ऐसी बातें करते हैं जैसे वो भारत जोड़ने वालों के साथ नहीं बल्कि भारत तोड़ने वालों के साथ है। एक बार फिर राहुल गांधी अमेरिका में हैं और इस बार भी उन्होंने भारत के खिलाफ जहर ही उगला है। दर्शकों, भारत की बढ़ती ताकत और विश्व भर में मोदी की लोकप्रियता जो है वो उनको अब चुभने लगी है। जब भी राहुल बाहर जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं, तब तक उनका पाकिस्तान और चीन प्रेम जग जाहिर हो जाता है। भारत में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करने वाले राहुल गांधी के मुंह से विदेशों में केवल अपने देश और प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ नफरत ही निकलती है। जी हां दर्शकों, कभी राहुल सनातन धर्म पर अपनी हेट स्पीच से गुमराह करने की कोशिश करते हैं,
तो कभी राहुल गांधी इलेक्शन आते ही वोट के लिए चुनावी हिंदू बनने का ढोंग करने लगते हैं, पर अपने देश में या विदेशों में हिंदुओं के लिए आवाज उठाने की बात जब जब आती है तब तब राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। इन बदलते किरदारों को देख यही लगता है कि राहुल के लिए वोट देश और धर्म से मानो बड़ा है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राहुल गांधी अब अमेरिका में क्या क्या कह रहे हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी जब अमेरिका पहुंचे हैं तो क्या क्या कहते नजर आए। चलिए बहुत जल्दी से ग्राफिक्स दिखाइए। राहुल गांधी की विवादित विदेशी यात्राएं जो हैं वो कहां रही है वो आपको दिखाते हैं। मई 2022 में राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर थे। पाकिस्तान सरकार से जब उन्होंने बात की तो भारत सरकार की तुलना जो है पाकिस्तान सरकार से की थी। सीबीआई और ईडी का हवाला देकर उन्होंने तुलना जो है भारत की पाकिस्तान से की थी। मई 2022 के हम ये आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। 2020 दिसंबर की बात करते हैं। राहुल गांधी नानी से मिलने इटली गए थे। 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस में वो शामिल नहीं हुए। राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल ना होने पर विवाद हुआ। कुछ महीने के बाद पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और अन्य इलाकों में भी ये देखने को मिला। इसके बाद दिसंबर 2020 में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इसके बाद कई कांग्रेस नेताओं ने इससे राहुल गांधी के विदेशी दौरे से जोड़ा था और राहुल पर आरोप लगा था कि इटली जाने के लिए उन्होंने पंजाब में रैली को कैंसिल भी करवा दिया था। राहुल गांधी की विवादित विदेशी यात्राएं जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दिसंबर 2019 की बात करते हैं। भारत में सीएए के खिलाफ बड़ा आंदोलन चल रहा था। राहुल गांधी तब दक्षिण कोरिया चले गए थे। उनकी इस यात्रा को लेकर कई कांग्रेसी नेताओं ने भी अब सवाल उठाए थे कि ऐसे वक्त में राहुल गांधी वहां जाते हैं और जब जब देश से बाहर निकलते हैं तो देश विरोधी बातें करते वो नजर आते हैं। अब नजर डालेंगे अक्टूबर 2019 की उनकी यात्रा पर। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव था। चुनाव से ठीक 15 दिन पहले राहुल गांधी कंबोडिया के दौरे पर जाते हैं और कहा कि बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी पर्सनल टूर पर बैंकॉक गए हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि वो मोटिवेशनल वहां स्पीच देने के लिए पहुंचे थे, लोगों से बात करने पहुंचे थे। अगस्त 2018 का अब ये दौरा आपको दिखाते हैं। जर्मनी दौरे पर वो गए थे राहुल गांधी। पीएम मोदी को गले लगाने पर दी थी सफाई और 5 राज्यों में चुनावी माहौल उस समय बना हुआ था। तब वो वहां इस दौरे पे गए थे और उसके बाद एक नया विवाद भी वहां पर देखने को मिला था। तो देखिए 14 से 15 के बीच के जो उनके दौरे थे वो भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहला वो अमेरिका गए थे, वहां भी इस तरह के विवादित बयान दिए थे, भड़काऊ उनके भाषण थे। ब्रिटेन गए थे, इसके बाद कंबोडिया गए, वियतनाम गए, म्यांमार गए और इसके बाद थाईलैंड जब गए थे तो आपको याद होगा कि बीजेपी ने थाईलैंड जाने पर किस तरह से उनपे सवाल खड़े किए थे। 2016 में वो ब्रिटेन गए, तुर्की गए और दौरे की जानकारी हालांकि जिसके बाद जब वो गए थे तो नहीं दी थी कहां गए थे। हालांकि कुछ तस्वीरों को लेकर बीजेपी ने जरूर उन पर सवाल खड़े किए थे। 2017 की बात की जाए तो अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, इस तरह से वो अलग अलग देशों में साल दर साल हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वो गए और वहां जब बोले तो हमेशा कुछ ना कुछ विवादित ही बोले। मलेशिया गए 2018 में, बहरीन गए, जर्मनी गए, 2019 में कंबोडिया गए, साउथ कोरिया गए। एक दौरे का हालांकि पता नहीं है, ऑफिशियल जानकारी साझा उनकी तरफ से नहीं की गई है, ना ही कोई कांग्रेस की तरफ से उस पर बयान आया। 2020 की माफ कीजिएगा बात करते हैं। इटली में सबसे पहले वो गए। 2021 की बात की जाए फिर इटली गए और इसको लेकर बीजेपी ने जब भी उन पर निशाना साधा था कि जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो जैसे ही चुनाव के आसपास के समय होते हैं राहुल गांधी विदेश पहुंच जाते हैं और वहां से विदेशी मंचों पर भारत को तोड़ने की बात करते हैं। 2022 में अब लेटेस्ट अगर 1 साल 2 साल पहले की बात की जाए तो यूरोप, यूके और इसके बाद जिन दौरों पे गए थे उनकी जानकारी नहीं लगी थी। उसके बाद 2023 और 24 के अगर हम आंकड़े आपको दिखाएं तो 14 से देखिए 22 तक के राहुल के विदेश दौरे हमने आपको बताएं किस तरह से वो अलग अलग देशों में गए और जब भी गए तो भारत के खिलाफ विरोधी बातें की या फिर ऐसी बातें की कि जिनसे हिंदुस्तान को लेकर उसकी छवि पर एक नेगेटिव इंपैक्ट बनता दिखाई दे। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपने ये भी दिखाया। चलिए पोल अब दिखाते हैं कि पोल क्या कुछ कहता है जब इस पूरे मसले पर हमने सवाल पूछे। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि अभी अमेरिका राहुल गांधी पहुंचे, क्या कुछ उन्होंने बयान दिया है वो भी इस रिपोर्ट में आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आपको पोल दिखाएंगे। इस समय फेवरेट पॉलिटिकल वेन्यू बन चुका है जहां हिंदुस्तान की छवि धूमिल और खुलेआम चीन की तारीफ की जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह पहला अमेरिकी दौरा है। वो इंडियन ओवरसीज
कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बुलाने पर अमेरिका पहुंचे हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी राहुल हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सैम पित्रोदा वही नेता हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान नस्लीय टिप्पणी की थी और पूर्वी भारत के लोगों को चीनी जैसा बताया था और पश्चिम के लोगों को अरब जैसा। सैम पित्रोदा ने बताया है कि राहुल अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर नहीं है, लेकिन इस दौरान वह अमेरिकी संसद में लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे। डीएम की नेता और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन पहले से ही अमेरिका में हैं और अब कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार भी अमेरिका के लिए निकलने वाले हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं की जुटान अमेरिका में उस समय हो रही है जब अमेरिका पर हाल ही में पड़ोसी देश बांग्लादेश के तख्तापलट के लिए उकसाने का आरोप है। अमेरिका के टेक्सास पहुंचे राहुल ने 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पहले उन्होंने डलास में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में उन्होंने भारतीय छात्रों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने चीन की खूब तारीफ की। इंडी गठबंधन के नेताओं के अमेरिका टूर पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। पिछले महीने बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे अमेरिका का हाथ, बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर इंडी नेताओं की चुप्पी, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का भारत विरोधी बयान, उत्तर पूर्वी राज्य और बंगाल को अलग देश बनाने की बात, अमेरिकी राजनयिकों की ओवैसी और अब्दुल्ला के साथ मुलाकात। अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी ने बांग्लादेश में बने हालात और हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर एक बार भी नहीं बोला, लेकिन चीन की ब्रांडिंग करना नहीं भूले। First of all, let's be clear. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. There's a reason. साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी हमला बोला है। RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चीन की ब्रांडिंग कर रहे हैं और मेक इन इंडिया को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी जो युवराज हैं और तीसरी बार भी कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत की जनता ने नकार दी, 99 पे आके अटका दिया। और ये दुनिया में जाकर के जो भारत आज मेक इन इंडिया के रूप में, जो भारत इनके कार्यकाल में डिफेंस इंपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भारत जो देश में 19 लाख करोड़ का इंपोर्ट था वो आज 80 लाख करोड़ पे पहुंच गया। वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी विदेश की धरती से भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। मई 2022 में भारत सरकार की तुलना पाकिस्तान सरकार से उन्होंने की थी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि भारत में डर लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बांग्लादेश और इस्लामिक देशों में सुना होगा कि हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है, लेकिन अब इस हमले की तैयारी वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन भूमि महाराष्ट्र में भी चल रही है दर्शकों, जिसके लिए जिहादियों के आका और सरगना ओवैसी पूरी तरह तैयार कर रहे हैं। इसके लिए ओवैसी ने अपने पालतू इम्तियाज जलील से
छत्रपति संभाजी नगर के हज हाउस में एक कार्यक्रम का आयोजन भी करवाया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही बुलाया गया है। आपको बताएं कि इतना ही नहीं, उन्होंने इस प्रोग्राम में मुसलमानों को सरकारों को जवाब देने और कानून के खिलाफ लड़ने के लिए भी बोला है। इम्तियाज जलील ने कार्यक्रम में आए मुल्ला मौलवियों से कहा कि वो जो भी सुनकर जाएं उसे हजारों मुसलमानों को भी बताएं और आगे बढ़ाएं। इतना ही नहीं, जलील ने अपनी जलालत भरी जुबान से हिंदू संतों को भी निशाना बनाया है, साधु संतों पर भी वार किया है। अपनी स्पीच से संत रामगिरी महाराज के विरोध में भी मुसलमानों को भड़काया गया है। वहीं देश भर में हिंदुओं और सरकार की जमीन हड़पने वाले वक्फ बोर्ड का भी ओवैसी ने पक्ष रखा है। इसी के साथ एक बार फिर देश के मुसलमानों को CAA, NRC का डर दिखाया जा रहा है और उनको भड़काने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या जुम्मे के दिन हिंदुओं पर होने वाले हमले अब कब तक समाप्त होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हमसे क्या क्या छीना जा रहा है ये आप बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं। शहरों के नाम छीन लिए जा रहे, हमारी शिनाख्त छीनने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों से अजानें बंद करने के लिए कहा जा रहा है, हमारे हुलिया बदलने के लिए कहा जा रहा है। हम क्या खाना चाहिए अगर उनके हिसाब से नहीं हो रहा है तो 72 साल के एक बुजुर्ग को ट्रेन में किस तरीके से पीटा जा रहा है, ये सब हम देख रहे हैं। हद ये हो गई है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में खुलेआम गुस्ताखी की जा रही है। और उससे ज्यादा खतरनाक बात ये कि तो आपने सुना कि किस तरह से नफरती भाषण देकर लोगों को उकसाया जा रहा है। बात करेंगे कोलकाता महिला डॉक्टर रेप केस पर। आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा बेंच बैठी है। CJI DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 3 जजों की बेंच ने कोलकाता सरकार के वकील कपिल सिब्बल से कड़े सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से केस दर्ज करने में FIR में देरी पर सवाल पूछा। CJI ने पूछा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में संदीप घोष का घर कितना दूर है, यह भी उन्होंने पूछा है। इस पर CBI के वकील SG तुषार मेहता ने कहा कि महज 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। CBI ने कोलकाता सरकार से जनरल डायरी और उस पर एंट्री को लेकर भी सवाल पूछा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 17 सितंबर तय की है। इसी के साथ CJI ने CBI को अगले हफ्ते तक नई स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को भी कह दिया है। साथ ही प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के नाम पर भी सवाल किए और उसके बाद काम पर लौटने पर उनको सख्त आदेश भी दिए हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या इस मामले को लेकर अभी और भी बहुत सारी परत खुलना बाकी है? क्या CBI और उससे बड़े सबूत पेश करने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कोलकाता रेप मर्डर मामले में राजनीति और प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में अमले की सुनवाई जारी है, जिसमें CJI DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में बैठी 3 जजों की बेंच ने कोलकाता सरकार के वकील कपिल सिब्बल से कड़े सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से केस दर्ज करने और FIR में देरी पर भी सवाल पूछा है। फिलहाल CBI की स्टेटस रिपोर्ट में कई बातें सामने आई हैं। कोर्ट ने कहा कि FIR में 14 घंटे की देरी हुई है, वहीं कुछ जरूरी दस्तावेज भी गायब हैं। ऐसे में मामला गड़बड़ लगता है। कोर्ट ने सरकार को मिसिंग डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। वहीं न्याय की मांग में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को कोर्ट ने कल शाम तक काम पर लौटने को कहा है। CJI का कहना है कि अगर मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। डॉक्टरों का पेशा ही मरीजों की सेवा करना है। CJI DY चंद्रचूड़ ने सुनवाई के बाद कहा कि हमने आगे की जांच की दिशा देखी है। हम इस पर खुले दरबार में टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं।
हम अगले हफ्ते तक एक स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं। सीबीआई को अपनी जांच के आधार पर आगे बढ़ने दें। सीबीआई द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच चल रही है, इसलिए हम उन्हें एक हफ्ता और देते हैं। देखते हैं तब क्या होता है। और हम सीबीआई को उसकी जांच पर कोई सलाह नहीं देना चाहते। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस मामले में अभी और भी बहुत सारी परतें खुलनी बाकी हैं? क्या सीबीआई और भी बड़े सबूत पेश करने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस पूरे मामले को कई दिन बीत चुके हैं और सवाल आज भी जस का तस है कि क्या कुछ परतें जो थीं अभी तक और खुलनी बाकी हैं। इस पर जब पोल हमने किया है तो क्या कुछ परिणाम सामने आए। देखिए 97% ऐसे लोग हैं जो हाँ का सपोर्ट करते हैं और 3% ऐसे लोग हैं जो ना का सपोर्ट करते हैं कि कोलकाता रेप मर्डर मामले में नई परतें खुलेंगी। इसको लेकर 97% ऐसे लोग हैं जो समर्थन करते हैं हाँ का। मशहूर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन लंबे समय से भारत में रह रही हैं, लेकिन अब उनके भारत में रहने पर नया पेंच फंस गया है। दरअसल उनकी यहां रहने की अनुमति जुलाई में खत्म हो गई थी और अभी तक उसका रिन्यू जो है नहीं हो पाई है। तस्लीमा धार्मिक कट्टरपंथ की आलोचक रही हैं। ऐसे में उनको डर है कि अगर उन्हें भारत में रहने की इजाजत नहीं मिली तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तस्लीमा नसरीन फिलहाल भारत में शरण लेकर रह रही हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें, उन्होंने भारत सरकार से यहां रहने के लिए परमिट को रिन्यू करने की गुहार लगाई है। उनका परमिट जुलाई में खत्म हो गया था। तस्लीमा स्वीडिश नागरिक हैं और 2011 से भारत में रह रही हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें सरकारी अधिकारियों से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे भारत में रहना पसंद है। तो इसको लेकर भी अब कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। तो आइए देखिए, इस पर जब हमने पोल किया कि तस्लीमा को भारत का परमिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो 60% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ परमिट मिलना चाहिए और 40% ऐसे लोग हैं जो ना का सपोर्ट करते हैं। तो चलिए आज के लिए जनमत में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कई और देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।